हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। उच्च न्यायालय का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को 2 वीडियोज में देखेंगे। तो आज ये उच्च न्यायालय का पहला पार्ट है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने राज्य विधानमंडल के बारे में बात की थी। ठीक है, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी है सबसे पहले वो उसको देखे जाके। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, जिस तरीके से एक केंद्र की न्यायपालिका थी उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो था वो टॉप पर था, यानी कि शीर्ष पर था। इसी तरीके से राज्य के भीतर की जो न्यायपालिका होती है उसमें जो उच्च न्यायालय होता है वो कैसा होता है, वो शीर्ष पर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर उच्च न्यायालय का संवैधानिक प्रावधान अगर हम लोग देखें तो उच्च न्यायालय के संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर है? भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक। और इन अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्र, शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो राज्य की न्यायपालिका होती है, ठीक है, उसमें जो उच्च न्यायालय होता है वो शीर्ष पर होता है और उच्च न्यायालय का जो संवैधानिक प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। और इन अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्र, उसकी शक्तियां और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखो, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था और उस समय पर कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और उसके बाद 1966 में जो चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, और जब भारत स्वतंत्र हो गया और 1950 के बाद जो प्रांत का उच्च न्यायालय था वो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ, तो 1862 में। और 3 जगहों पर किया गया था। उस समय ये प्रेसिडेंसी वाले राज्य थे। कौन कौन? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इसमें 1862 में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और उसके बाद 1866 में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और जब भारत स्वतंत्र हो गया, क्योंकि 1862 में तो यहाँ पर ब्रिटेन राज था। ठीक है, तो जब 1947 के बाद में भारत आज़ाद हो गया तो 1950 में जो प्रांत के उस समय पर उच्च न्यायालय थे उन्हीं को क्या किया गया? संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो ये भाग 6 अनुच्छेद 214, 231 और 3 इन जगहों के नाम याद रखिए जहाँ पर कि सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन हुआ, वर्ष को याद रखिए। चौथे उच्च न्यायालय के गठन को याद रखिए, इसके भी वर्ष को याद रखिए। और फिर 1950 के बाद ये किस तरीके से राज्य के उच्च न्यायालय बन गए, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, ये बात मूल संविधान में कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक प्रावधान किया गया और वो प्रावधान क्या था कि एक यहाँ पर प्रावधान ये किया गया, हाँ,
देखो संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी कि दो राज्यों के लिए सिर्फ एक उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था करी जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। और ये शक्ति किसको दी गई? संसद को। ठीक है, बाद बाकी संसद को ही शक्ति है कि वह एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि संविधान में तो बात की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया और कि संसद को शक्ति दी गई कि वह दो राज्यों के लिए किसी एक साझा उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, और संसद को ही एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये संसद याद रखना। ठीक है, बाद बाकी 7वें संविधान संशोधन 1956 को भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब वर्तमान में अगर हम उच्च न्यायालय की संख्या की बात करें तो अभी देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और जो 25वां उच्च न्यायालय है वो है हैदराबाद में, जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तेलंगाना राज्य के लिए। ठीक है, ये देश का 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि देश में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। ठीक है, यानी कि दो या उससे ज्यादा राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है भारत में, और ऐसे उच्च न्यायालय हैं कितने? 7। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार ये संख्या पूछी जाती है। तो अगर हम लोग साझा उच्च न्यायालय वाले राज्यों को हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक गुवाहाटी उच्च न्यायालय है पहला, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान यहाँ पर है। बाद बाकी यहाँ पर आप देखिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य से संबंधित है। फिर यहाँ पर देखिए बम्बई उच्च न्यायालय है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है, इन राज्यों से संबंधित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो ये तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए। और 7वां केरल उच्च न्यायालय है, जो केरल और लक्षद्वीप के लिए। तो भारत में कुल 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो अपनी अधिकारिता का निर्वाह एक से अधिक राज्यों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपने वो उच्च न्यायालय भी देख लिए, और वो किन किन राज्यों में अधिकारिता का निर्वाह करते हैं वो भी चीज आपने यहाँ पर देख ली। एक फैक्ट और याद रखना कि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। कौन कौन? एक दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है, और वो राज्य, वो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 25 वाला आंकड़ा याद रखना। 25वां कौन है ये याद रखना, जो 7 2 राज्यों के लिए एक न्यायालय है। तो 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, ये याद रखना। 7 के नाम ये रहे, किन किन राज्यों से संबंधित हैं ये भी लिखा है यहाँ पे। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, इनको देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपने मेरे साथ पढ़ा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। तो वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश होता था और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाद बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं।
अब देखो उच्चतम न्यायालय में क्या था कि वहां पर जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो निर्धारित की गई थी। जैसे वहां पर कितनी थी न्यायाधीशों की संख्या? 34। लेकिन उच्च न्यायालय के केस में ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। और जब राष्ट्रपति को लगता है कि उच्च न्यायालय में काम की मतलब काम ज़्यादा है तो फिर वो अपने विवेक के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट यही है जानने लायक कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो निर्धारित नहीं होती है, बल्कि इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि जैसा भी काम उच्च न्यायालय में होगा तो उस हिसाब से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों की अहर्ताएं, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अहर्ताएं हैं उनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 217(2) में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी अहर्ताओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा क्या है? व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ठीक है, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जब हम लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अहर्ताएं पढ़ रहे थे तो वहां पर एक अहर्ता और थी। वो क्या थी कि जो प्रख्यात न्यायविद हैं उनको भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रख्यात न्यायविद को न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर उच्चतम न्यायालय से कंपेयर करके भी आपको बताते चल रहा हूँ ताकि अगर प्रश्न कंपेयर वाला बन जाए तो आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या को लेकर तो वहाँ पर निर्धारित संख्या थी, यहाँ पर निर्धारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय में आप देखेंगे कि जो प्रख्यात न्यायविद हैं उनको भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मामले में ऐसा नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राष्ट्रपति इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करता है। ठीक है, बाद बाकी मैंने आपको जब उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था वहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो वही कॉलेजियम डिसाइड करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम के बारे में भी और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नई व्यवस्था में राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये कॉलेजियम है, यही सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि कौन मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश कौन होंगे। ठीक है, न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है और जो उनका क्या बोलते हैं उनको पद से वगैरह हटाने वाली जो भी चीज़ है ये सब कॉलेजियम ही डिसाइड करती है। ठीक है, उसके बाद जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, उसकी भूमिका कैसी होती है? दोहरी भूमिका होती है। ठीक है, पहली क्या होती है? पहला तो वह न्यायिक कार्य करता है। ठीक है, ये तो उसका मूल काम है ही।
मुख्य न्यायाधीश है तो न्यायिक काम तो करेगा ही। दूसरा उसका काम जो होता है वो प्रशासनिक हैसियत का होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ भी बहुत से न्यायालय होते हैं, तो वह अपने से निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करता है। ये काम होता है किसका? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। क्या क्या करता है? अपने से निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करेगा, अधीक्षण करेगा, उनका प्रशासन देखेगा और उन पर नियंत्रण करेगा। ठीक है, बाद बाकी इन चीज़ों का निर्वहन करते हुए वह रिटों की अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक तो ये अनुच्छेद याद रखना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत होती है। ठीक है, बाद बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे क्या उनकी नियुक्ति कौन करता है, किसके परामर्श पर करता है और कॉलेजियम क्या है, इसको हम लोग पहले भी बताया था आपको और अब फिर से मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी हैं। उसके बाद अगर हम लोग शपथ की बात करें तो न्यायाधीशों को जो शपथ है वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अब हम लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करते हैं और इसके कार्यकाल का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 217 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना। बाद बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो होता है 62 वर्ष। ठीक है, बाद बाकी उनकी आयु के संबंध में किसी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाता है। ठीक है, अगर उनकी आयु के संबंध में कोई प्रश्न है तो उस पर निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किसकी सलाह पर करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बाद बाकी इस मामले में राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है या फिर जो राष्ट्रपति का फैसला होता है वो कैसा होता है? वो अंतिम होता है। बाद बाकी संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि वैसे तो एक कार्यकाल डिसाइड कर लिया गया है कि वो 62 साल तक अपने पद पर रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संविधान में न्यायाधीशों के पदावधि को लेकर कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। बाद बाकी अगर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इस्तीफा देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग राज्यपाल टिक करके चले जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो भी अपना इस्तीफा देता है किसको? राष्ट्रपति को। इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में। ठीक है, तो इनके भत्तों को कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाद बाकी इनके जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित, जिसे कि समेकित निधि भी कहते हैं, उनसे दिया जाता है। लेकिन पेंशन दी जाती है कहाँ से? भारत की संचित निधि से। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको समझना है। पहली बात तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है और इस चीज का वर्णन अनुच्छेद 221 में है। ठीक है, बाद बाकी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों को राज्य की, ठीक है, यहाँ पर शब्द पकड़ना, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन उनको वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो देश की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि राज्य की संचित निधि से मिलता है इनको वेतन और भत्ता, और पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से। बाद बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के
वेतन और भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है, सिर्फ वित्तीय आपातकाल के अलावा। वित्तीय आपातकाल लगा हो तभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है, और ऐसा कोई भी अन्य प्रावधान नहीं है जिससे कि इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सके। अब हम लोग बात करते हैं न्यायाधीशों के स्थानांतरण की, यानी कि इनके ट्रांसफर की। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कॉलेजियम व्यवस्था ही सब कुछ निर्धारित करती है कि किसका स्थानांतरण कहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कॉलेजियम के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम नाम डिसाइड करता है और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। और कॉलेजियम में कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण कहाँ करना है, उसके बाद राष्ट्रपति उसे लागू करता है। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, वो समान है। ठीक है, इन दोनों को संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे हटाया जा सकता है, पहले तो ये समझिए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, वो समान है। और कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद में एक विशेष बहुमत पारित करके और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। बाद बाकी न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। किसी भी सदन में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया हो तो इस पर कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया हो तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर होने चाहिए, तभी इसे संबंधित सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, एक तो दोनों, चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो समान है। संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। बाद बाकी हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाए तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर इस पर होना चाहिए। राज्यसभा में लाया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए, तभी इसे सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की। तो सबसे पहले तो यही कि अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 224 में किया गया है और इस आर्टिकल के बारे में पूछा जा चुका है। अब देखो, जब कामकाज ज्यादा हो उच्च न्यायालय में तो उस स्थिति में अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में योग्य व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जब उच्च न्यायालय में कामकाज ज्यादा हो तो राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को अपर या फिर कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसी जो नियुक्ति होती है वो अधिकतम 2 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
कर सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 223 में, ये याद रखना, इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त हो तो उसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की, और इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 224 में किया गया है। उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 224 का के अनुसार उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने से भिन्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अभिवाचन कर सकता है। ठीक है, सेम में नहीं, अपने से भिन्न में। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसे वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करे, और उसकी जो शक्तियां, अधिकारिता और विशेषाधिकार होंगे वो भी अन्य न्यायाधीशों जैसे ही होंगे, लेकिन तकनीकी तौर पर उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है वो भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन का कार्य नहीं कर सकता है। तो एक डिफरेंस ये भी है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद अपने से भिन्न किसी उच्च न्यायालय में अभिवाचन कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी भारत के उच्च न्यायालय या फिर प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20 में उच्चतम न्यायालय के रिटायर वाले न्यायाधीश की वकालत पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखना, और अनुच्छेद 224 का को भी याद रखना। और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है क्या कि जो सेवानिवृत्ति के बाद अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर देता है, अगर उसमें कामकाज ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके पास शेष न्यायाधीशों की जैसे शक्तियां भी होगी, अधिकारिता भी होगी, विशेषाधिकार भी होंगे, लेकिन तकनीकी तौर पर उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उच्चतम न्यायालय का पहला पार्ट समाप्त हो गया, और इसके बचे हुए भाग को हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। तो ये उच्च न्यायालय भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार आप लोग वीडियोस देखते रहिए, बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा इन वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि आप आरओ में भी इनसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहेंगे, और जो 17 मार्च को यूपीपीसीएस है वहाँ भी आपको बहुत से प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो लगातार वीडियोस देखते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।